हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार एमए और बीए में पूछे जाने वाले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताइए। इनकी सामाजिक समझौते की क्या विशेषता है और इनकी आलोचनाएं किस तरह से की गई है, इसको आज हम देखेंगे। और इससे पहले में हमने बनाए थे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। क्योंकि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स का दोनों का जो जीवन काल है एक दूसरे से विपरीत है। जहां थॉमस हॉब्स का जीवन भयपूर्ण वातावरण में चला, वही जॉन लॉक का जो जीवन है वह सद्भावनापूर्ण और मित्रतापूर्ण विचारों से चला है। इसीलिए जब आप दोनों वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा तो आपको आसानी से यह टॉपिक याद हो जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताइए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ एवं इसकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुआ। देखिए, जॉन लॉक के बारे में, सामाजिक समझौते के बारे में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा जॉन लॉक के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या हमने देखा कि जॉन लॉक का जीवन काल कब से कब तक था? 1632 से लेकर 1704 ईस्वी तक। जॉन लॉक का जीवन परिस्थिति हॉब्स के जीवन से बिल्कुल विपरीत थी। हॉब्स का जीवन परिस्थिति भय के वातावरण में था, जबकि लॉक का जीवन बहुत ही मित्रतापूर्ण था। देख लिए कि किस तरह से विपरीत है थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक का जीवन काल। आगे देखिए, जॉन लॉक के साथ पिता और उसके मित्र का संबंध मित्रतापूर्ण और सद्भावनापूर्ण था, जिसका प्रभाव जॉन लॉक के विचारों पर पड़ा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का संबंध वो ऐसे वातावरण में जी रहा है कि जहाँ पर शांति है, मित्रता है, सद्भावना है, तो उसका विचार उसके मस्तिष्क पर पड़ेगा। और उसके विपरीत अगर देखिए, थॉमस हॉब्स का जो जीवन था वो भय से संबंधित था। भय के कारण उसकी माता ने उसके जन्म से पूर्व ही उसे जन्म दे दिया। तो आप समझ सकते हैं उसका विचार किस तरह से रहा होगा। वो जो है मानव का हमेशा घृणित पक्ष को ही रखा, जबकि जॉन लॉक जो है मानव के अच्छाई को रखा। अब आगे देखते हैं, लॉक के जीवन काल के समय इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ, जिसे गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था। यह एक निरंकुश शासक था, जिसके विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण वहां के राजा बिना लड़े डरकर वहां से भाग जाता है, जिससे वहां की जनता विलियम तृतीय और उसकी पत्नी मैरी को राजा और रानी बना दिया जाता है। अब देखिए, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में जब वहां का राजा जेम्स द्वितीय था, वो बहुत ही निरंकुश था। उसी समय वहां के जनता जो है राजा और संसद के बीच में लड़ाई हो गया। एक पक्ष है जो राजा को मानता है और दूसरा जो है वह संसद को मानता है कि यहाँ पर लोकतंत्र संसद की स्थापना किया जाना चाहिए, जिसके कारण वहाँ विद्रोह हुआ और राजा जो है बिना लड़े वहाँ से भाग गया और रक्त का एक बूंद भी नहीं गिरा, जिसका प्रभाव जो है जॉन लॉक के विचारों पर पड़ा। वो देखा कि किस तरह, उसने सोचा कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन बिना खून बहाए ही हो गया, जिसका विचार जो है जॉन लॉक पर बहुत ही गहरा पड़ा, जिससे वहाँ जनता की जीत होती है और वहां लोकतंत्र की स्थापना किया जाता है। अब आगे देखते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में हॉब्स और रूसो के साथ साथ जॉन लॉक का नाम है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्स ने भी दिया है, रूसो ने भी दिया है और उसके साथ साथ जॉन लॉक भी दिया है। लॉक के समझौते संबंधित विचार हॉब्स के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। उसके समझौता संबंधित विचारों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब देखिए, जॉन लॉक का जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत
किस तरह से हैं, एक एक करके उसको देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे मानव स्वभाव की धारणा। हॉब्स की भांति लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु हॉब्स ने मनुष्य में केवल पाशविक प्रवृत्ति को देखा। पाशविक मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जो राक्षसी विचार का जो मनुष्य होता है उसको यहाँ पर पाशविक कहा गया है, जो अपने काम निकालने के लिए किसी का हत्या कर देना, किसी का संपत्ति को हड़प लेना। जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषताएं बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होता है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए हॉब्स और थॉमस लॉक का विचार एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ मनुष्य को हॉब्स ने पाशविक कहा और वही जॉन लॉक ने बुद्धिमान, विचारवान और प्रेम से रहने वाले, समाज में एक साथ रहने वाले के रूप में व्याख्या किया। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, जो पारंपरिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बतलाया था तथा प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की दशा माना था, परंतु लॉक ने मनुष्य को परोपकारी, दयालु, सहयोगी और समाज प्रिय माना है, जिसमें मनुष्य पारंपरिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारंपरिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी और उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित थी। मतलब लॉक जो कह रहा है कि मनुष्य जो है समाज में रहता है और नियम विहीन नहीं था, मतलब कुछ न कुछ वहाँ नियम बनाए गए थे कि किस तरह से मनुष्य अपना जीवन व्यापन करेंगे और उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था कि तुम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरे से अपने प्रति चाहते हो। अब देखिए जॉन लॉक कहते हैं कि अगर आप दूसरे से हेल्प चाहते हैं तो आप भी उसको हेल्प कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको देखकर प्रेम के भावनाओं से रहे तो आप भी दूसरे को प्रेम कीजिए, समाज में सद्भावना बनी रहेगी। ऐसा जॉन लॉक का मानना था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छी पॉइंट है कि जॉन लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। वही थॉमस हॉब्स के समय में मात्र एक ही प्रकार के अधिकार था और वो क्या था? जीवन जीने के लिए अपनी रक्षा करने का अधिकार। जबकि यहाँ पर लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार बताए। कौन कौन? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समझौते का कारण, कि आखिर समाज में सामाजिक समझौता क्यों हुआ, उसका कारण देखिए। लॉक की सामाजिक समझौते प्राकृतिक नियम पर आधारित हैं कि तुम दूसरे के प्रति वह बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरे से अपने प्रति आशा करते हो। तो वही बात है कि आप जिस तरह से दूसरे के प्रति अपना व्यवहार रखिएगा उसी तरह से वो भी आपके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहेगा। यह जो है जॉन लॉक मानते हैं। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था संघर्ष की नहीं थी, इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। प्राकृतिक अवस्था में स्वर्णीय चित्रण के बावजूद लॉक के अनुसार इसमें 3 कठिनाइयां थीं। अब देखिए 3 कठिनाई कौन कौन सी थी। एक में देखिए इसमें ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके द्वारा उचित और अनुचित का निर्णय हो सके। मतलब कि सामाजिक समझौता में ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि वहाँ के जो जनता है वो क्या चीज अनुचित और उचित कर रहा है, इसका कोई कानून का प्रावधान नहीं था। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, प्राकृतिक नियम या कानूनों को लागू करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। तीसरा नंबर पॉइंट,
सब व्यक्ति को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। अब देखिए, लॉ के सामाजिक समझौता में सभी व्यक्तियों का दंड तो देने का अधिकार था, लेकिन कोई ऐसा संस्था नहीं बना हुआ था कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जा सके। लॉ के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। एक नंबर पॉइंट, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता है। लॉ के अनुसार जिसने समझौते को स्वीकार कर लिया है उसे प्राकृतिक दशा में लौटकर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर पॉइंट, यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। अब देखिए, जन्म के समय कोई भी बालक छोटा होता है, वो किसी देश या सरकार का अधीन थोड़ी ना होगा। वे उस राज्य में सम्मिलित होने या न होने की सहमति प्रदान कर सकता है। आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट, इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। लॉक के शब्दों में प्राकृतिक कानून के बंधन समाज में समाप्त नहीं हो जाते, यानी लॉक का कहना है कि प्राकृतिक कानूनों के जो बंधन है वो समाज में समाप्त नहीं हो जाते हैं। आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट, लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने केवल कुछ ही अधिकारों को परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों को नहीं। अब आगे देखेंगे जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषता हमने देखे। अब हम लोग देखेंगे जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, लॉक ने बार बार मूल समझौता शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उसने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि मूल समझौते से उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए वाहन तथा सेवाइन जैसे विद्वानों ने कहा है कि लॉक के अनुसार 2 समझौते होते हैं। प्रथम, मूल समझौते से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर राज्य का निर्माण किया जाता है, एवं दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना की जाती है। आगे दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, लॉक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे भी राज्य का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने और नष्ट हो गए। मतलब जॉन लॉक का कहना है कि सामाजिक समझौता जो है सिर्फ और सिर्फ समझौते पर आधारित है, लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बल के आधार पर बने भी हैं और नष्ट भी हो गए हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, लॉक ने एक और समझौते को सर्वसम्मति से संपन्न कराया है, परंतु दूसरी ओर बहुमत के शासन सिद्धांत का समर्थन करता है, अतः लॉक के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। अब देखिए, जॉन लॉक तो एक तरह कहता है कि जितना भी वहां के जनता है वो सामाजिक समझौते के आधार पर रह रहा है, लेकिन वहां पर बहुमत के शासन सिद्धांत का समर्थन करता है, तो फिर सामाजिक समझौता का तो वहां कोई बात ही नहीं रह गया है। आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व की बात कही है। राजनीतिक समाज के निर्माण में पूर्ण अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। तो दोस्तों, आज हमने जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताया। इसी तरह एमए और बीए में पूछे जाने वाले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।